स्टार्ट कर लेते हैं। हम प्रीवियसली कैपेसिटर का शीट डिस्कस कर रहे थे, कैपेसिटर के क्वेश्चंस, प्रैक्टिस शीट। और ये जो फॉलोइंग टेस्ट है संडे को, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और कैपेसिटर दोनों ही आने वाला है। तो कैपेसिटर के शीट डिस्कशन पे चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर अप टू 100 तक हो गए थे हमारे डिस्कशन। क्वेश्चन 100 तक कंप्लीट हो चुके थे। 100 के बाद हमें डिस्कस करने थे, तो 100 के बाद बात कर लेते हैं। चले, सो क्वेश्चन नंबर 101 to 105, कोई डाउट्स है तो बताएं। Question 101. Okay, 101 itself, let's say mark it. Okay, then any other till 105? 104. Let's mark 103. 103 also. Okay, let's see now then. चले 101 देखते हैं। इसमें हाईलाइट करते हैं क्या क्या हमें डेटा पता है। इफ अ चार्ज ऑन अ कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड बाय दिस मच, the energy stored is increased by this much. What is the original charge on the capacitor? Okay, तो हमें पता है कि 2% चार्ज बढ़ा देने से एनर्जी कितनी बढ़ गई है, 21% बढ़ गई है। ओके, तो अगर हम बात करें कैपेसिटर में, तो हमें ये फोकस करना पड़ेगा कि कैपेसिटर का ओरिजिनल चार्ज हमें यहाँ पे गेस करना है कि ओरिजिनल चार्ज कितना है, जबकि हमें पता है हम इंक्रीज कितना कर रहे हैं, 2 कूलम। तो मतलब इस क्वेश्चन में देखो, पहली चीज क्या पता है कि यार डेल्टा क्यू है वो 2 है। ओके, बट एनर्जी जो है वो 21% इंक्रीज हुई है, 21% इंक्रीज हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल एनर्जी कितनी रही होगी जिससे हम 2 का चेंज करने से 21 का चेंज आ जाने वाला, ये हमें थॉट देना है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बेसिक वे में इस तरीके से लिख सकते हैं कि मान लेते हैं स्टार्टिंग में कि u का पहले एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा जिसपे q डिपेंडेंट होगा। तो हमें पता है u का फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर बाई 2c, जो q डिपेंडेंट है। तो u स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर, ये तो हमें पता चल गया है। अब हमें चाहिए कि u में 21% चेंज करें तो q पे कितना चेंज आया होगा। तो यहाँ से बहुत ही सिंपली देख सकते हैं कि 21% का चेंज किया मतलब u कितना हो गया होगा, u हो गया होगा 1.21। ये सबको समझ आया। ये फिजिक्स में ये सेटअप मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि अगर 21% चेंज है तो इसका मतलब 0.21 का चेंज है, और वो पहले था 1 और अभी बन गया 1.21। ये प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर है, मतलब क्यू देखेंगे तो रूट आ जाएगा। तो बेसिकली क्यू कितना चेंज होगा, यहाँ से देखे ये रूट होगा 11 का, मतलब 1.1 आएगा क्यू। सो बेसिकली मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्यू हो गया 1.1, मतलब चेंज इन क्यू कितना आया है। परसेंटेज चेंज की अगर बात करें 10%। सबको ये समझ में आ गया चेंज कितना है, 0.1। यहाँ से ये चीज हमने बहुत बार डिस्कस की है डायमेंशन वाले चैप्टर में, और काफी बार हम फिजिक्स में बताते हैं ये चीज। तो चार्ज में चेंज कितना है, 10%। हमें पता है कि कितना है, 2 है उसका 10%। तो अगर मैं बोलूँ कोई चीज x है जिसका 10% हमने निकाला, x इंटू 10/100 इज 2, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 20। तो इस तरीके से भी हम चीजों को देख सकते हैं। तो देख लेते हैं, ऐसा कुछ आंसर है हमारे पास। हाँ, हमारे पास 21 आंसर है। तो ये क्लियर है क्वेश्चन, इसमें कुछ डाउट? ओके, बहुत सारे टीचर्स इसमें बहुत सारे बुक्स बहुत ज्यादा सॉल्विंग करते हैं, पता नहीं कितना सॉल्व करते हैं, और फिर वो लॉजिकल लेके आते हैं पर्सपेक्टिव। मैं बता रहा हूँ, मैं हमेशा इस मेथड से अप्रोच करता हूँ। ये जो मेथड मैंने यहाँ पे किया हुआ है, यू इस तरीके से फॉर्मूला लिखते हैं और फिर डायरेक्ट। किसी को कुछ डाउट है इस मेथड में, बताएं। क्लियर है ना? चले 103 देख लेते हैं। सो रीड करते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर मेड बाय अ थिन मेटल फॉइल इज 2। कैपेसिटेंस दिया है, फॉइल में एक इतना थिकनेस का पेपर है जिसका डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है। विड्थ ऑफ द पेपर भी हमें पता है। व्हाट इज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द फॉइल? ओके, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो
हमें पता है कि कैपेसिटर एक थिन फॉइल से बना हुआ है, थिन मेटल फॉइल से बना हुआ है, जिसका सी हमें पता है। इफ द फॉइल इज फिल्ड with paper of thickness this much dielectric and the width of paper is this, okay, तो मतलब ये है कि कुछ इस तरीके से 3D में पेपर रखा हुआ है। ओके, तो पेपर कुछ इस तरीके से हम लोग समझें कि ये जो पेपर है ये कुछ इस तरीके से हमारा थिक पेपर है जो कि एक कैपेसिटर के सामने लगा हुआ है। डन। तो ये इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, वो है 0.15 mm, बट इसकी जो विड्थ है वो विड्थ, ये साइड वाली विड्थ ये है 400 mm। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैपेसिटर की प्लेट है ना, इस प्लेट का हमें हाइट तो नहीं पता, बट इस प्लेट की विड्थ हमें पता है। विड्थ, इसकी विड्थ कितनी है, 400 mm ही है, ये हमें पता रहेगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें सी पता है, तो सी का फॉर्मूला यूज करते हैं। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ओके, अच्छा, अभी एक चीज है कि फॉइल इज फिल्ड विद द पेपर ऑफ थिकनेस दिस मच, तो इट इज सेड इट इज फिल्ड। फिल्ड मतलब ये है कि पूरा फिर हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि ये जो 0.15 है ये कंप्लीटली फिल है उसमें। तो कंप्लीटली फिल्ड है अगर, तो इसका मतलब उसका डी है वो है 0.5। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो कैपेसिटर कुछ ऐसा दिखेगा आपको कि ये कैपेसिटर फॉइल का है जिसमें पेपर फिल्ड है, और ये जो थिकनेस है ये है 0.15 mm। ओके, ये हमें पता चल गया। के हमें पता है, के इसका है 2.5, सो इसका के है 2.5। तो हमें के पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, सी पता है, क्या फाइंड करेंगे, ए। हम फाइंड करेंगे ए, और ए में हमें विड्थ पता है, तो हमें ये वाली हाइट या जिसे हम बोले लेंथ हमें पता चल जाएगी। तो जल्दी से सॉल्व करें, सारी वैल्यूज रखें और तुरंत सॉल्व करें। सब लोग सॉल्व करें, ट्राई करें, ए की वैल्यू निकालें और फिर बाद में उसे विड्थ से भी डिवाइड करके फाइनली लेंथ की वैल्यू निकालें। सी है 2 इंटू 10⁻⁻6। एप्सिलॉन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू, हमें एरिया निकालना है, या चाहिए तो डायरेक्टली लिख सकते हो एल इंटू विड्थ। विड्थ कितनी है 400 mm, या फिर मैं 0.5 मीटर भी लिख सकता हूँ, तो 10⁻³ यहाँ पर आने वाला है, और डी में है 0.15 इंटू 10⁻³ सभी सॉल्व करना स्टार्ट करो और एल की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से निकालें सब लोग। अच्छा, एक चीज मिसिंग है, के की भी ऊपर वैल्यू लिखनी होगी। के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा ना, सो ऊपर के भी होगा 2.5 का। सो 3, ये बचेगा 10⁻⁹, उसमें से ये और कट होगा, ये बचेगा 10⁻⁻3। जल्दी से सॉल्व करें, आंसर बताएं सब लोग।
बताएं ये सॉल्विंग करके जल्दी किसी का आंसर जो आया पर्टिकुलर क्या आया? 34 मीटर आया है। ये सॉल्व करके आ गया 34 मीटर। हाँ सर। ओके गुड, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। 104 देखें, 104 रीड करते हैं। सो a parallel plate capacitor is connected to a battery. The plate are pulled apart with a uniform speed. तो देखें आपको दिया है कि प्लेट को यूनिफॉर्म स्पीड से हम पुल कर रहे हैं। इफ x is the separation between the plates at any instant, then the time rate of change of electrostatic energy of the capacitor is proportional to। मतलब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में बात करना होगा कि वो किस चीज के प्रोपोर्शनल है। ओके, ये क्वेश्चन किसी को आ गया क्या? किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? ओके चले, तो हमें बात करनी है कि ये जो प्लेट है ये पुल की जा रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड। ये v क्या है? कांस्टेंट है। अच्छा v होगा क्या? हमें पता है इनके बीच की डिस्टेंस है x। x जिस तरीके से बढ़ रही होगी उसी को हम बोलेंगे v। सो v इज नथिंग बट dx by dt। अगर हमें v की जरूरत होगी स्पीड की, बट बिकॉज यूनिफॉर्म स्पीड है हमें कुछ जरूरत नहीं है dx by dt की करने की। हमें सिर्फ यहाँ पे सिंपली एनर्जी के बारे में देखना है। सो u के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए ये किस टाइप का कैपेसिटर है, कनेक्टेड टू बैटरी। ठीक है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो कैपेसिटर है इट इज ऑलरेडी कनेक्टेड टू बैटरी। तो अगर कनेक्टेड टू बैटरी है तो फिर इसका मतलब हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हाफ CV स्क्वायर यूज करना पड़ेगा। तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? हाफ CV स्क्वायर। v कांस्टेंट है, c की वैल्यू हमें लिखनी पड़ेगी। सो वो हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट a बाई d। ओके, सो हाफ एप्सिलॉन नॉट a बाई d इंटू v स्क्वायर। अब प्रॉब्लम ये है कि हम क्या कर रहे हैं? d को चेंज कर रहे हैं। d को चेंज कर रहे हैं तो एनर्जी भी चेंज हो रही होगी, एनर्जी भी चेंज होगी। तो इसका मतलब हमें चाहिए इसका चेंज करना पड़ेगा, मतलब हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, du बाई dt चाहिए होगा। क्लियर? और हमें पता है कि d चेंज हो रहा है तो d को हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे x। d को लिखेंगे x। अब बात करें तो ये सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है, हाफ एप्सिलॉन नॉट a पोटेंशियल का स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है। हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसे? हमें t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। t के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 1/x को। तो यार 1/x का डिफरेंशिएशन सबको याद होगा। 1/x को लिख सकते हैं हम क्या? x टू दी पावर -1। सो 1/x को लिख सकते हैं x टू दी पावर -1। अब अगर डिफरेंशिएशन देखेंगे 1/x का तो हो जाएगा x टू दी पावर -1 को क्या लिखेंगे? -1 बाहर आएगा और माइनस एक और हो जाएगा, मतलब x टू दी पावर -2 बचेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा du बाई dt, ये सारी चीजें कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू x माइनस एक्स टू दी पावर -2 इनटू, देखो अभी ये t के रेस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे dx बाई dt भी आएगा। अब अच्छी बात है कि dx बाई dt क्या है? कांस्टेंट है, तो ये भी हट जाएगा और सिर्फ दिखेगा दैट एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू दिस टर्म। सो वी कैन सी हियर दिस ऑप्शन विल बी आवर आंसर। तो इस तरीके से जो पूछा हुआ है उस चीज को हम थोड़ा सा फोकस करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। छोटा सा डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन था। बताएं किसी को ये इस क्वेश्चन में डाउट है? समझ में आया या कुछ डाउट है, डिस्कस करना चाहते हैं? चले नेक्स्ट सेट पे बात करते हैं। क्वेश्चन 106 to 110 बताएं। Question 106. 107. So 107. ओके, तो बात कर लेते हैं इन दोनों क्वेश्चंस की। क्वेश्चन 106 की बात करते हैं। 106 देखिए गिवन डेटा है, हमें कुछ पर्टिकुलर डेटास गिवन है
व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर के प्लेट्स पे हमें चार्ज बताना है। अब थॉट ये है कि ये रेजिस्टेंस है, बीच में रेजिस्टेंस काफी सारे हैं, तो हमें कब बताना होगा ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो एक हो सकता है कि हमें t0 पे बताना है, तो t0 पे फिर यूज ही नहीं है कुछ। अगर आप t0 पे देखोगे तो कैपेसिटर पे तो कोई पोटेंशियल होता ही नहीं है ना। अगर मैं बात करूं जस्ट चार्जिंग कि एक कैपेसिटर है वो जस्ट चार्ज हो रहा है बैटरी से, तो एट t0 की अगर हम बात करें तो उस पे पोटेंशियल तो जीरो रहेगा ना, तो चार्ज भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, चार्ज होगा ही नहीं एकदम इनिशियली। बट अगर हम एंड की बात करेंगे तो फिर वो कुछ चार्ज हो जाएगा। तो मतलब एंड के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे, एंड के अकॉर्डिंग। तो एंड के अकॉर्डिंग देखें अगर हम तो क्या प्रॉब्लम होगी फील करेंगे। ये हमारे पास बैटरी है, सब ध्यान देंगे, ये हमारे पास बैटरी है, ये कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, याद रखें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टडी स्टेट एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट और स्टडी स्टेट। कैपेसिटर तो रिमूव हो जाएंगे, मतलब ये सर्किट तो ओपन हो जाएगा, काम नहीं करेगा, फिर R2 वाला काम करेगा और ये भी रिमूव हो जाएगा। तो ये सर्किट सारे क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे, सिर्फ कौन सा काम करेगा, R2 काम करेगा, क्योंकि एट t इनफाइनाइट सर्किट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब हम बात करें कि इसके साथ भी एक छोटा सा आर है जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस टाइप है। तो ये 10 वोल्ट है, ये छोटा सा आर कितना है 1 है, और R2 कितना है, R2 है 4। क्लियर? तो अगर मैं देखूं तो ये 1 और ये 4 देखो सीरीज में दिखेंगे आपको। क्लियर? तो ये आपको सीरीज में दिखेंगे तो आप करंट निकाल सकते हैं, आई कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा V बाई आर, आर इक्विवेलेंट टाइप, और V कितना है 10 और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4 + 1, तो मतलब करंट कितनी आ गई 2। डन। अब सोचने वाली बात है कि कैपेसिटर कनेक्टेड कहाँ पर है, आप फील करें इस चीज को कि यार कैपेसिटर कनेक्टेड है इस जगह पे, मतलब ये पॉइंट होगा ये वाले पॉइंट, और ये पॉइंट तो डायरेक्टली यहाँ बैटरी से कनेक्टेड है, तो मतलब इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो यही होगा जो कि ए बी का पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ऑफ ए बी। अच्छा, पोटेंशियल ऑफ ए बी में अगर बात करें हम वी ए बी, तो वी ए बी में एक प्रॉब्लम है क्या, एक बैटरी तो है बट एक रेजिस्टर भी है ना, मतलब इसमें एक लॉस भी तो होगा। ये ऑफ कोर्स इंटरनल रेजिस्टर्स है, तो इसे हम बोलेंगे कि बैटरी में इंटरनली हमारा लॉस हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वी ए बी की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट माइनस आई इंटू आर। क्लियर? और आर ये स्मॉल आर वाला आर होगा, कितना लॉस हुआ, सो 10 माइनस 2 इंटू कितना है रेजिस्टेंस 1, तो कितना आ गया 8 वोल्ट। तो इससे ये पता चला कि ये जो दो पॉइंट ए बी हैं इनके बीच पोटेंशियल कितना है, ये है 8 वोल्ट। इसमें किसी को कुछ डाउट? ये जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया हुआ है कि किस तरीके से हम इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, किस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। अब स्टेप 2 पे बात आती है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ओके, तो हमें कैपेसिटर पे चार्ज हमें बताना है, यहाँ पर कैपेसिटर पे चार्ज, तो चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, ये सिंपल हो जाएगा। अगर हमें किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज चाहिए तो हमें हो जाएगा Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमने पोटेंशियल देखा ये पूरी ब्रांच का पोटेंशियल है, ये पूरी ब्रांच का पोटेंशियल है, तो मतलब ये होगा कि दोनों कैपेसिटर इस चीज को फील करेंगे ना, सेम अमाउंट ऑफ जो चार्ज हम बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों कैपेसिटर कितना है 3 वोल्ट, सॉरी 3 ये माइक्रोफैरड, और पोटेंशियल कितना है 8 वोल्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर है ना यहाँ पर, तो ये 8 वोल्ट इनका है, दो कैपेसिटर के लिए ऐसा फील कर सकते हो कि 8 वोल्ट फील हो रहा है। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर अकेले कितना यूज करेगा 4 वोल्ट, और ये कैपेसिटर कितना यूज करेगा 4 वोल्ट। तो इन एनी वन कैपेसिटर पूछा है, इन एनी
1 कैपेसिटर पूछा हुआ है, तो Q इज इक्वल टू सी वी में Q इज इक्वल टू सी कितना है इनका देख लेते हैं। सी गिवन है, ये सी है इनका 3, सो इनका सी है 3 और वी इनका हो जाएगा ईच कैपेसिटर का 4, तो इसका मतलब हो जाएगा 12 माइक्रो कूलम। देखिए 12 है हमारे पास, यस 12 हमारे पास आंसर है। सॉरी, ये बताएं इसमें किसी को कुछ डाउट आया हो। ये क्वेश्चन शायद आपको सॉल्व करने हैं और डीसी पांडे बुक और इसमें काफी सारे आरसी सर्किट के क्वेश्चंस गिवन है। एक बार आप लोग ट्राई कर लेंगे इस चीज को तो बेटर रहेगा। क्लियर है? इस वाले क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट है? ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं यार। इसमें आरसी सर्किट में करंट को भी मिक्स करता है और कैपेसिटर को भी मिक्स करता है। इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन हमने स्टडी किया हुआ था लास्ट आरसी सर्किट में, ये वाला क्वेश्चन। ये आरसी सर्किट में हमने ये सेटअप पूरा डिस्कस किया हुआ था कि T0 पर T इनफाइनाइट पर कैसे डील करते हैं, और इस पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी ये वाला डिस्कस किया हुआ था जिसमें हमें कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज भी निकालना था। मैं एक बार ये क्वेश्चन रिव्यू करा रहा हूँ, आप लोग देख ले, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अब आरसी सर्किट आप लोग खुद से कर ले, इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो देखें इसमें किसी को कुछ डाउट था? पहले T0 के लिए हमने क्या किया, T0 पर करंट फाइंड करने के लिए हमने कैपेसिटर को शॉर्ट किया, बट उसकी जरूरत नहीं है। दूसरा है T इनफाइनाइट पे, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। T इनफाइनाइट ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटर को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है यहाँ से। तो कैपेसिटर को रिमूव करने के बाद हमने करंट फाइंड की, फिर करंट फाइंड करने के बाद देखो ए बी हमने पॉइंट दिए हैं और उसका पोटेंशियल फाइंड करने का ट्राई किया था। देखो बिल्कुल सेम सिनेरियो दिया हुआ था, ए बी का हमने पोटेंशियल फाइंड करने का ट्राई किया था और पोटेंशियल आ जाने के बाद Q इज इक्वल टू सी इंटू दैट वी लिखा हुआ था। तो नोट्स यार थोड़ा सा पढ़ते जाना है, नोट्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, थोड़ा सा उनकी रीडिंग आपको करते रहना है। चले तो क्वेश्चन हमारा 106, ओके 107 की बात कर लेते हैं। 107 क्या डाउट है देखिए, रीड करें। सो 106 में किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। 107, a metal foil of negligible thickness is introduced between two plates of a parallel plate capacitor at the center. The capacitance of the capacitor will be, okay, तो यहाँ पर क्या पॉइंट है कि मेटल फॉयल अगर हमने इंट्रोड्यूस की हुई है एक नेग्लिजिबल थिकनेस की बिटवीन द प्लेट्स ऑफ दिस, तो क्या प्रॉब्लम होगा उससे देखें। मतलब एक कैपेसिटर था हमारे पास कुछ, और हमने वहां पे कुछ एक बहुत ही स्मॉल थिकनेस, मतलब टी कंसिडर ही नहीं करना है, ये एक हमने मेटल फॉयल रख दी है, तो उससे क्या किस टाइप के चेंजेस आ जाते हैं वो हमें देखना है। तो ऐसा जब हम करते हैं कि कुछ भी हमने बीच में विदाउट एनी मटेरियल कुछ भी पॉइंट रख दिया है, तो ये कैपेसिटर एक्चुअली स्प्लिट हो चुका है। क्लियर? मतलब इसका मतलब ये होगा कि ये प्लस बनेगा बिकॉज ये मेटल है। याद रखिए डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, ये मेटल है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये प्लस बनेगा और फिर से ये माइनस बन जाएगा। मतलब कि ये है कि ये कैपेसिटर स्प्लिट होके काम करने लगेगा। सो बेसिकली ये दो कैपेसिटर हो गए। तो देख लो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये सी नॉट है, ये सी नॉट है, दोनों सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा सी नॉट बाई 2। सबको समझ में आया? पक्का? अब बताओ क्या मैं आंसर डबल सॉरी हाफ मार्क कर दूं या नहीं? बताओ इसमें क्या गलती है? अभी मैंने जो अभी सॉल्विंग की है इसमें एक लॉजिकल मिस्टेक है, बताया कोई क्या लॉजिकल मिस्टेक है? एनी स्टूडेंट? यार जो मैंने अभी ये किया हुआ है इसमें क्या गलती है, क्या मिस्टेक हमने की हुई है? हम इसे सी ऑप्शन क्यों नहीं लिख सकते अभी? सर वो डिस्टेंस चेंज हो गया। ओके गुड। देखें क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इसकी डिस्टेंस थी डी, डन, बट इनकी डिस्टेंस तो हाफ होगी ना, d/2 तो फिर ये सी नॉट कहाँ से हो जाएगा? ठीक है,
अगर हम इसे सी नॉट बोल रहे थे तो ये हो जाएगा सी होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और यहाँ पे डी बाई 2 है, तो बेसिकली 2 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब इसकी बात करेंगे तो ये 2 सी नॉट होगा, ये भी 2 सी नॉट होगा। तो अगर हम सी नॉट बाई 2 करने वाले हैं तो रियल में हमें 2 सी नॉट बाई 2 करना पड़ेगा। तो क्या आंसर आएगा, सी नॉट। मतलब अगर हम एक नेग्लेजिबल थिकनेस की मेटल प्लेट इंट्रोड्यूस भी कर देते हैं, उससे सी में कोई भी फर्क नहीं आने वाला है, वो स्टिल द सेम रहने वाला है। तो बताएं यार 107 आपको समझ में आया या इसमें कुछ डाउट है तो बता दें आप लोग। ओके, नेक्स्ट 110 to 115 बताएं। 110 to 115 डाउट्स। ओके, नेक्स्ट 116 to 120 बताएं डाउट्स। ओके, गुड यार, काफी सारे तुम लोग को हो गए हैं। 120 डाइलेक्ट्रिक रिलेटेड है। ओके, 121 to 125 बताएं डाउट्स। वन 126 to 130 बताएं डाउट्स। एक मिनट यार, सच में मतलब कोई डाउट नहीं है या फिर मतलब आप लोगों ने सॉल्व नहीं किए? 130 तक हो गए, कोई डाउट्स नहीं है अभी? ओके, 135 तक बताएं। Question 131. ओके, 131। ओके गुड, 131 और कोई? अप टू 135 कुछ? 132 132 और कोई? ओके, चलिए डिस्कस कर लेते हैं इनको, देखें। 131। ओके, सो क्वेश्चन है, रीड करते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस हमें गिवन है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये कैपेसिटेंस है। द प्लेट आर एट अ डिस्टेंस डी, तो डी उनका दिया है। स्लैब एक हमने टी इंट्रोड्यूस किया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5। देन द कैपेसिटेंस कैन बी, हमें बताना है कि कैपेसिटेंस क्या हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक हमने 5 इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो यार आपको ये समझना है कि टी तो डी से कम ही है या फिर इक्वल भी हो सकता है। तो अगर टी इक्वल हो गया, नंबर वन, अगर हम पहली बात कर लेते हैं कि टी इक्वल हो गया तो फिर क्या सिचुएशन हो जाएगी? इक्वल हो गया तो हमें कोई टेंशन नहीं है, सी बन जाएगा हमारा एप के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, मतलब अगर हमने पूरी थिकनेस तक मटेरियल भर दिया तो जस्ट के टाइम्स हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 500 माइक्रोफैरड। क्लियर? ये हो जाएगा अगर इफ टी इज इक्वल टू डी, फुल थिकनेस तक हमने उसे फिल करके रखा हुआ है। डन। बट क्वेश्चन में पूछा हुआ है क्या कि कम भी हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर टी कम होगा डी से तो फिर क्या सिचुएशन हो सकती है, तो फिर हम श्योर नहीं बता सकते इस क्वेश्चन के बारे में कि फिर क्या वैल्यू रह जाएगी। तो इसके लिए इसका मतलब इसको कुछ ऐसा पूछना चाहिए था कि व्हाट कैन नॉट बी अ वैल्यू। क्वेश्चन क्या पूछा, देन द कैपेसिटेंस कैन बी, तो कैपेसिटेंस कुछ भी हो सकता है, कैपेसिटेंस 500 भी हो सकता है। अगर हमने इक्वल ले लिया है, लेट्स से थोड़ा सा कम ले लेते हैं। अगर हमने कम लिया होता तो देखें आंसर कैसे लिखते हैं हम। आंसर कुछ इस तरीके का होता, फिर एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी, और जस्ट मैं इस तरीके से लिखूँ टी 1 माइनस 1 बाई के, कुछ इस तरीके का सेटअप होता। तो के की वैल्यू कितनी है, 5, सो ये आ जाएगा टोटल कितना, 4/5। ये सबको पता है ना ऑलरेडी।
तो ये वैल्यू हो जाती है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी इंटू 4/5। ये हमारा यहाँ से वैल्यू आ जाती। तो अगर हम बात करते हैं कि t को d के जैसा हम रख देते हैं, यहाँ पर t को इफ t इज इक्वल टू डी रख दिया, तो t इज इक्वल टू डी रख दिया, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 माइनस 4 मतलब 1/5 और 5 टाइम्स, तो c आ जाएगा 500। नंबर 2, अगर t को रख दिया d/2 लेट से, तो t को अगर हमने रख दिया d/2 तो ये आ जाएगा 2/5 मतलब आ जाएगा c इज इक्वल टू, हमने इसे रखा है d/2 तो 2 कैंसिल होगा 2 और 5 माइनस 2 मतलब 3/5, सो आ जाएगा 5/3, सो ये आ जाएगा 500/3। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल है, कोई भी वैल्यू विच इज लेस देन 100 इज पॉसिबल देन। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब गलत इंटरप्रेट किया हुआ है। वैल्यूज कैन बी इन द रेंज ऑफ 100 टू दिस 500, so I'll write c can be greater than 100 and it can be equal to or less than 500। ये आंसर होगा c का। 100 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि t को 0 नहीं रखना है, आपको 0 रख दोगे मतलब t है ही नहीं ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। सो इसका मतलब इस तरीके से इसे ट्रीट करेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, ये हम इसे कर लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, इसमें हमें सी को एग्जैक्टली पूछा नहीं है कि क्या चीज़ें हैं, इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। कुछ डाउट किसी को 131 में? पूछे अगर कुछ भी डाउट है। क्या आप लोग भी ऐसे ही सोच रहे थे या नहीं? जिसका डाउट है वो आंसर करें। गौरी बताएं, आपने यही इंटरप्रिटेशन निकाला था या आप कुछ और सोच रहे थे? नहीं सर, वो पीछे 200 आंसर दिया था, इसलिए वो ऐसे मतलब पूरा जंबल हो गई थी कि मतलब 200 ऐसे ओके, कैसे आ सकता है, तो क्योंकि कुछ थिकनेस वगैरह स्पेसिफाई नहीं किया है। चलेगा चलेगा, आंसर्स पहले तो ध्यान ही नहीं देना होता ना, पहले अपनी सॉल्विंग करें, देखें कि आपका क्या इंटरप्रिटेशन है, उसके बाद आंसर देखते हैं। मैंने बार बार बताया कि आंसर और सॉल्यूशन पहले देख लेने से हमारा माइंड डायरेक्ट उसी तरफ सॉल्व करना स्टार्ट करता है, हमें फिर वही हम सही इंटरप्रिटेशन कर नहीं पाते हैं। तो आंसर सबसे बाद में देखना चाहिए, पहले अपना सॉल्विंग करना चाहिए जैसे हम करना चाहते हैं। ओके ओके, लेट्स सी 132 देख लेते हैं। 132 में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसके कैपेसिटेंस C है, when it is half filled a dielectric slab with 5 the percentage increase in the capacitance will be। ओके, तो ये तो यार इजी क्वेश्चन होना चाहिए था, ये डाउट तो मतलब मुझे नहीं लगता होना चाहिए था। क्या निकालना है? C हमें निकालना है, कितना बढ़ेगा। तो पहले मान लेते हैं C नॉट कितना है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, ये C नॉट है। अभी डबल कर दिया है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये दो पैरेलल के हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, और इसका C अगर ऐड करेंगे तो इन दोनों का ऐड होगा। सिर्फ फर्क क्या है कि यहाँ पर क्या है, A/2 यूज हुआ है, एरिया हाफ हो गया है, एरिया हाफ हो गया है, बट यहाँ पर K फिल किया है 5 टाइम्स का, सो 5 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1/2 ऐड होगा प्लस यहाँ पे 5 टाइम्स बाई 2 ऐड होगा। क्लियर? बाकी एप्सिलॉन नॉट ए तो रहेगा ही, एप्सिलॉन नॉट A/2। ये आप लोग समझ रहे हैं ना, A/d, ए को हमने 1/2 लिखा है और 1/2 और इसमें k भी मल्टीप्लाई हुआ है तो 5/2, दोनों पैरेलल में इसलिए ऐड कर दिया है, तो आंसर क्या आ गया है 3। ये आ जाएगा 6/2 दैट इज 3 एप्सिलॉन नॉट A/d। तो बहुत ही क्लियर समझ में आ रहा है कि 1 से कितना हो गया है, 3 हो गया है, तो इसका मतलब कितना परसेंट चेंज हो गया, 200% चेंज हो गया है। बताएं 132 में कुछ और डाउट किसी को? चले 135 टू 40 बताएं। 138। 138 ओके, और कोई डाउट? 136। 136 ओके, चले तो बात कर लेते हैं 136 से, देखें। सो रीड करते हैं क्वेश्चन। द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d as air। In order to increase its capacity by 60%, a dielectric slab is 5 is introduced. What is the thickness of slab?
देखो यार यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ रहा है। अभी जस्ट ही हमने बात की कि 66% बढ़ाना है, मतलब कि सी जो पहले था वो क्या हो जाना चाहिए, 0.66 हो जाना चाहिए। क्लियर? 0.66 को आप चाहिए तो 2/3 भी लिख सकते हैं। सी कितना हो जाना चाहिए, 2/3 टाइम्स हो जाना चाहिए। किसका? ओरिजिनल सी का। क्लियर? तो सी जो बचा है वो 2/3 टाइम्स बचा है, किसके वजह से? थिकनेस इंट्रोड्यूस करने की वजह से। मतलब अगर हम बात करें कि पहले था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सब लोग सुने, पहले था सी ए, अभी 2/3 टाइम्स हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने डी की जगह पर क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, स्लैब। तो हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी, टी थिकनेस का स्लैब है 1 माइनस 1/k। मैंने बताया भी था आप लोग को कि इस टाइप का कैपेसिटेंस इंपॉर्टेंट होता है, ये फॉर्मूला याद रखना है जब टी थिकनेस का स्लैब हम इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो एप्सिलॉन नॉट ए तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इन्वर्स कर देते हैं तो चीज़ें सॉल्व करने में अच्छी लगेंगी। ये हो जाएगा 3/2 डी इज इक्वल टू डी माइनस टी, और 1 माइनस 1/k कितना हो जाएगा, बिकॉज k कितना है 5, तो ये आ जाएगा 4/5, तो ये आ जाएगा 4/5। अभी देखिए यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, t इंटू 4/5 आ जाएगा और d इस तरफ माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2। सो d माइनस 3/2 डी, तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये इस तरफ हुआ 3/2, ये आ जाएगा 1/2 डी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/8। सो t इज इक्वल टू आ जाएगा 5/8 डी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें एक चीज देख सकते हैं हम, एक मिनट, आंसर थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है, कुछ हमसे कहीं पे मिस्टेक हुआ है क्या, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी बाई 60%, ओके सॉरी माई मिस्टेक, हमें कैपेसिटी 60% इंक्रीज करनी है। देखें 66% इंक्रीज, सो इंक्रीज का मतलब ये है कि कैपेसिटेंस अब बढ़ गया होगा ना, 66% थोड़ा ना होगा, कैपेसिटेंस होगा 1 + 66%, मतलब 1 + 2/3 हो गया होगा, ये करेक्ट वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि 66% इंक्रीज करना मतलब 1 प्लस समथिंग हो गया होगा, तो इसका मतलब ये है 1 + 3/2 डी। तो अगर मैं डी का मल्टीप्लाई करा दूँ इस 1 + 3/2 में, तो ये हो जाएगा d + 3d/2, मतलब ये d क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 4/5 की अगर वैल्यू देखें d की, तो अभी भी t नेगेटिव ही आ रहा है। एक मिनट, हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कुछ, t की वैल्यू नेगेटिव क्यों हो रही है, फिर से रीड करते हैं क्वेश्चन। The plate of a parallel plate capacitor are separated by a distance d with air as a dielectric. In order to increase its capacity by 66%, a dielectric slab of dielectric constant 5 is introduced between the plate. What is the thickness of dielectric slab? मतलब हमें T ही फाइंड करना है और 66% इंक्रीज हो जाती है कैपेसिटी, सो दैट मीन्स कैपेसिटी जो हो जाती है वो 1 + 66%, ओके सॉरी ये 3/2 लिखा हुआ है, ये तो 2/3 है ना, ठीक है, बट नेगेटिव का हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है, 5 - 1 t/4। ये फॉर्मूला याद करते सर वो हैं। इनवर्स किया है ना, हाँ इनवर्स के उससे गलत आ रहा है, अगर 5/3 रख के सॉल्व किया तो d/2 आ रहा है आंसर। ओके हाँ सॉरी, ध्यान नहीं दिया हमने, इन्वर्स करने में सही नहीं किया, ओके ठीक है, सॉल्व सही से, हम पुराना ही सॉल्व कर रहे थे, सॉल्व कर लेते प्रॉपर। तो अगर हम इसे देखें तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 5/3, तो इन्वर्स जब करेंगे तो आएगा 3/5 ऑफ डी इज इक्वल टू डी माइनस 4/5 ऑफ टी। अभी क्लियर है? तो अभी अगर हम देखेंगे तो ये t इस तरफ आएगा, 4t/5 इज इक्वल टू डी माइनस 3/5 डी। सो सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2/5 डी। सो t इज इक्वल टू कितना आ गया,
कट करेंगे 5 कैंसिल 2 कैंसिल d/2 आ जाएगा, आ रहा है प्लस पे। ठीक है, वो कैलकुलेशन एरर हो गई। यहाँ पर हमने ध्यान नहीं दिया, हमने यहाँ पे फ्लिप किया हुआ था, यहाँ पे हमने इन्वर्स किया था, तो हमें फिर इसे सॉल्व करके करना चाहिए था 1/d पूरा। ओके, तो फिर इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। बट क्वेश्चन ये डायरेक्ट था, इसमें कुछ था नहीं पॉइंट। ये चीज थोड़ा सा चीजें क्लियर होनी चाहिए, इंक्रीज और ये सारी चीजें कैसे इन्हें रिजॉल्व करते हैं। चले नेक्स्ट 142 नहीं 138 है हमारे पास अभी डाउट पे। देखें 138 की बात कर लेते हैं, 138 में क्या क्या चेंजेस हैं। देखिए, so given figure shows two identical parallel plate capacitor connected to a battery and switch. The switch is now open and free space between the plate of capacitor is filled with the dielectric constant 3. What is the ratio of total electrostatic energy stored in both the capacitor before and after the introduction of dielectric slab? तो ये क्लियर है यार। अभी क्या है कि क्वेश्चन में देखो यार, गिवन है कि कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड स्विच एस इज क्लोज्ड, तो मतलब पहले ये स्विच क्लोज है, पहले ये स्विच क्लोज है, मतलब क्या है, ये दो कैपेसिटर है और दोनों किससे चार्ज हो जाएंगे, वी वोल्ट से चार्ज हो जाएंगे, ये भी वी वोल्ट से, ये भी वी वोल्ट से। तो दोनों की एनर्जी कितनी होगी, दोनों की एनर्जी टोटल अगर हम बात करें तो U इज इक्वल टू हो जाएगी हाफ CV स्क्वायर इसकी होगी प्लस हाफ CV स्क्वायर इसकी भी होगी। दोनों इसी से U इनिशियल, दोनों ही किससे चार्ज है, V पोटेंशियल से चार्ज है, तो आंसर आ जाएगा कितना, CV स्क्वायर। ये हो गई हमारी इनिशियल एनर्जी। अब स्टेप 2 हमने क्या किया है, द स्विच इज नाउ ओपनड एंड फ्री स्पेस बिटवीन द प्लेट इज फिल्ड विद 3। तो स्विच को हमने ओपन कर दिया है, मतलब ये हट गया, अब स्विच ओपन कर दिया है और दोनों डाइलेक्ट्रिक को 3 से फिल कर दिया है। क्लियर? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ही अच्छा, दोनों डाइलेक्ट्रिक को 3 से फिल किया है। तो देखो स्विच ओपन कर दिया तो ये तो आइसोलेटेड हो गया ना, और ये हो गया कनेक्टेड टू बैटरी, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनकी एनर्जी अब आपको निकालनी है। तो अगर मैं इसको ए वाले की बात करूं, यू ए, तो ये तो बैटरी से कनेक्टेड है, इसका आंसर क्या होगा, हाफ CV स्क्वायर। डन। और बिकॉज डाइलेक्ट्रिक 3 लगा दिया है तो कितना हो जाएगा, C जो है वो 3 टाइम्स हो गया होगा। तो इसका आंसर अगर बात करें तो आ जाएगा 3/2 ऑफ CV स्क्वायर। समझ आए क्यों, क्योंकि जो C हो गया है वो 3 टाइम्स हो गया है, बिकॉज C इज 3 times. Now, second one. अब B is isolate. B is isolated capacitor. तो B के लिए फॉर्मूला CV स्क्वायर नहीं यूज कर सकते, क्या यूज करेंगे, Q स्क्वायर बाई 2C। क्लियर? अब हमें इसका Q चाहिए था, तो अभी प्रीवियसली हम देख सकते थे Q इज इक्वल टू कितना चार्ज था, C इंटू वी जितना, कितना चार्ज था, C इंटू वी जितना चार्ज था अभी, क्योंकि दोनों ही V पोटेंशियल से चार्ज थे। तो देखिए Q कितना हो जाएगा, Q विल रिमेन सेम, C इंटू वी का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू, देखो C कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया है, C हो गया 3C। सो आंसर आ जाएगा CV स्क्वायर, एक C कैंसिल आउट हो जाएगा बाई 6। तो ये आ जाएगी बाद की एनर्जी। सो U फाइनल अगर हम बात करें, सो U फाइनल कितनी हो जाएगी, 3/2 प्लस 1/6। सो इसका मतलब 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 10/6 टाइप। सो 10/6 मतलब कितना हुआ, ये हुआ 5/3 CV स्क्वायर। तो इस तरीके से हम एनर्जी देख सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा हुआ है, रेशियो पूछा हुआ है, क्या किसका, इनिशियल, सॉरी, द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी इन बोथ कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर। तो मतलब हमसे जो पूछा हुआ है U इनिशियल बाय U फाइनल पूछा हुआ है। सो U इनिशियल इज 1, U फाइनल इज 5/3, सो द आंसर विल बी 3/5। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। देखो 3/5 और 5/3 जब भी ये दिए हो, बहुत अच्छे से रीड करना कि क्या पूछा हुआ है, फिर से एक बार रीड करना कि पूछा क्या है, हमसे पूछा हुआ है बिफोर एंड आफ्टर, तो बिफोर था 1 एंड आफ्टर था 5/3। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, नहीं तो गलतियां हो जाती हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा फिर, 3/5। सो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ये हो गया 3/5 आंसर।
तो बताएं यार, किसी को इसमें कुछ डाउट? काफी अच्छा क्वेश्चन है बट सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है, स्टेप्स काफी सारे हैं, वो आपको ध्यान देने हैं। बताइए, ये क्वेश्चन क्लियर है या इसमें कुछ डाउट है अभी? ओके, देन 140 to 145. 140 to 145. Okay. 145, 146 to 160, 150. सर 146. 146. ओके, और कोई अप टू 150? ओके, चलिए बात करते हैं 146 की। सो व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग अरेंजमेंट? ए और बी के बीच में हमें क्या चाहिए? 3 कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देखना है ना। तो ये तो कितना क्लियर दिख रहा है कि ये एक कैपेसिटर है पूरा यहाँ तक, और ये एक कैपेसिटर यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो इसका मतलब 1 and 2 आर इन सीरीज। तो 1 and 2 इन सीरीज, तो सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 1 into 2 by 1 plus 2। सो कितना आ गया? 2/3। ये आ गया सी इक्विवेलेंट। देन 3 वाला उससे पैरेलल में है, सो देन फाइनल सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 3 plus 2/3, सो 11/3। यार ये तो बिल्कुल दिखना चाहिए यार, ऐसे क्वेश्चन तो मतलब बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि क्या क्या वैल्यूज पूछी हुई है। ओके, 150 to 155 बताएं। 150 to 155। ओके, 155 to 160। ओके, 160 to 165। ओके गुड, 165 to 170। ओके गुड, 171 to 175। Question 171. 171। okay, till 175 any other questions? ओके, चलो डिस्कस कर लेते हैं इसे। देखें, तो अभी हमारा पार्ट क्या है, रीड करते हैं। 3 कैपेसिटर आर कनेक्टेड टू अ ट्रायंगल एंड पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है इज अप्लाइड बिटवीन ए एंड बी। व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ बी एंड सी? तो बी एंड सी का हमें मतलब इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज चाहिए। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, बस हमें कॉम्बिनेशन देखना है, हमें कॉम्बिनेशन देखना है इस चीज का। तो कॉम्बिनेशन बहुत ही क्लियर है कि 5 वोल्ट की बैटरी से करंट लेके आते हैं। ये जब करंट आएगी तो देखो ये 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी, एक पार्ट जाएगा इधर और एक पार्ट जाएगा इधर। तो मतलब कि ये दोनों किस में हो जाएंगे? सीरीज में, और ये वाला उससे पैरेलल में हो जाएगा। तो ए सी बी इन सीरीज, तो कितना हो जाएगा? 2 + 2 का हमें सीरीज कितना हो जाएगा? सी डैश, ये आ जाएगा 2, दोनों सेम है तो हाफ हो जाएगा, मतलब कितना? 1 माइक्रोफेरेड। एंड देन इन पैरेलल विद ए बी, सो फाइनल सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? 1 + 2, मतलब कितना आ जाएगा? 3। सो फाइनल सी इक्विवेलेंट आ गया हमारा 3। अब हमें क्या चाहिए कि वो कनेक्टेड किससे है? बैटरी से, 5 वोल्ट से। तो इसका 5 वोल्ट है और इन दोनों का 5 वोल्ट है। अच्छा, सी इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत ही नहीं थी, बहुत ही कॉमन सेंस से भी ये कर सकते थे। कैसे? कि अगर ये 5 वोल्ट की बैटरी है तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है बैटरी से, मतलब इसके क्रॉस क्या होगा? 5 वोल्ट। मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वी ए बी कितना होगा? 5 वोल्ट। और अगर बात करें तो ये दोनों सेम है ना, सेम है तो कितना वोल्टेज लेंगे? हाफ हाफ वोल्टेज लेंगे, मतलब वी ए सी भी होगा 2.5 वोल्टेज एंड वी ए सी हो गया, और वी पी सी वो भी कितना लेगा? 2.5 वोल्टेज। तो इस तरीके से हमें वैल्यू डायरेक्टली हम गेस कर सकते थे, जरूरत नहीं थी कि हमें पूरा सॉल्व करने की, क्योंकि सी इक्विवेलेंट का कुछ काम नहीं है।
उसे क्यों निकाल के स्प्लिट करके कुछ मतलब भी नहीं है, डायरेक्टली हम इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, तो इसमें अच्छा, इसमें कोई भी ऑप्शन फिर मैच नहीं कर रहा है, आंसर हमारा यही रहेगा। किसका डाउट था ये? गौरी। ओके, हाँ गौरी बताए, आपने भी 2.5 निकाल लिया था या नहीं? हाँ सर 2.5 ही आया था, जस्ट वो ऑप्शन का हाँ ये था। समझा मैं। 2.5 ही रखेंगे बिकॉज दोनों कैपेसिटर सेम है और Q एक ब्रांच में सेम ही जाएगा तो डिफरेंट हो ही नहीं सकता। हाँ, सो आंसर रहेगा 2.5। ये क्वेश्चन गलत है। ओके, नेक्स्ट 176 to 180 बताएं, टिल 180। 179 और 180। ओके, 179 एंड 180। देखें, इक्विवेलेंट पूछा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन तो हमने काफी बार डिस्कस किए हुए हैं कि अगर प्लेट्स अल्टरनेट कनेक्टेड है, ओके, ये देखो ये सेटअप कैसा है, ये सेटअप एक अल्टरनेट टाइप का दिख रहा है ना, तो किस तरीके से हमें इसे निकाल लेना चाहिए। अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक, ये ए नहीं है, ए हमारा अलग है, सो ये अल्टरनेट कनेक्शन नहीं हुआ, ए अलग है, बी अलग है। नंबरिंग कर देते हैं जल्दी से। हमें पता है आउटर नहीं करनी है, हमें इस तरीके से नंबर करना है 1 2 3 4 5 6, हमें इस तरीके से यहाँ पे नंबरिंग करना होता है। अगर हम ए से स्टार्ट करें तो ए से कौन सी प्लेट कनेक्टेड है? 2 प्लेट कनेक्टेड है, एक है 2 और एक है 3। तो ए से कनेक्टेड है 2 और 3। 2 के सामने कौन सा है? 1, तो 2 के सामने 1। देन 3 के सामने कौन है? 4, 3 के सामने है 4। अच्छी बात यह है कि 1 और 4 भी एक वायर से कनेक्टेड है, 1 और 4 भी एक वायर से कनेक्टेड है। देन 4 वाली फिर एक और वायर से कनेक्टेड है, 4 वाला अगर हम बात करें तो 4 प्लेट एक और वायर से कनेक्टेड है और वो है 5। क्लियर? तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरीके से बना देता हूँ, ये है 5। डन। फिर 5 के सामने है एक 6, सो ये है 6 कनेक्टेड है हमारे आउटपुट बी से। क्लियर? तो इसका मतलब ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया है कि ये बीच में आ गया है ऐसे। समझ आ गया आपको फिगर? अभी आराम से देख के पता चल रहा है ये दोनों पैरेलल में है, मतलब 2C0, और ये सीरीज में है तो मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 × 1/2 + 1, आंसर आ जाएगा 2/3। तो गौरी बताएं, अभी ये समझ आया? क्लियर है ये? हाँ सर। सर बोले। सर वो जो 5th प्लेट है, मतलब वो 1 और 4 जिस पॉइंट से कनेक्टेड है उसी पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, तो वो ऐसे बीच में। क्योंकि 1 4 एंड 5 दे आर सेम ना, 4 एंड 5 एक ही प्लेट के पार्ट है। हाँ एंड 1 इज कनेक्टेड विद 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 को जिस प्लेट से कनेक्ट करेंगे 1 को भी उसी से कनेक्ट करेंगे ना। हाँ, फिर मतलब वो 1 और 4 मतलब एक पॉइंट से कनेक्टेड है, उसी पॉइंट से फिर 5 को लेंगे ना। फिर 5 क्या है? इस फिगर को चाहिए तो आप ऐसे भी बना सकते थे कि ये दोनों एक पॉइंट पर हैं यहाँ और इस पॉइंट से ये गए हुए हैं, इस फिगर को ऐसे भी देख सकते थे। वो थर्ड वाले को उसके पैरेलल में नहीं बनाएंगे? थर्ड वाले को उनको पैरेलल में, ये ए नहीं है ना, हमें ए और बी के क्रॉस चाहिए ना, ये बी है और ये ए है। थर्ड वाला पैरेलल तब होता, ये पैरेलल तब होता जब ये पॉइंट यहाँ कहीं होता, तो फिर पैरेलल होता ना। अभी तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये हाँ एकदम 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 नया पॉइंट है ये। ओके, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 180। क्वेश्चन 180 रीड करते हैं। A number of capacitor, each capacitance 1 microfarad, each one get punctured with 500। मतलब याद रखना कि कैपेसिटर में 500 से ज़्यादा पोटेंशियल अब यूज़ नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि वो खराब हो जाएगा। इज प्रोवाइडेड टू एन अरेंजमेंट ऑफ सुटेबल टू अक्रॉस 3000 वोल्ट। देखें, मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें। हमें सी चाहिए इतना और वी चाहिए इतना। अब देखो, पहले टारगेट करना है वी, सबसे पहली नेसेसिटी होती है वी। क्या करना है? वी कितना है? 3000। बताओ 3000 वोल्ट को सस्टेन कर सके, इसके लिए कैपेसिटर किस में लगाने पड़ेंगे, सीरीज में या पैरेलल में? बताओ। सीरीज। ओके, सीरीज। ओके, तो अगर हम बात करते हैं कि ईच कैपेसिटर 500 सस्टेन कर सकता है, तो ये 5 करेगा, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये टोटल कितना हो जाएगा? 3000। डन। तो इतने कैपेसिटर सस्टेन कर सकते हैं कितना? 3000 वोल्ट। बट प्रॉब्लम ये होगी कि अगर आपको 3000 वोल्ट सस्टेन करना है तो अभी सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? सीरीज में है तो कितना हो जाएगा? C/6। जबकि हमें कितना चाहिए? हमें चाहिए 2 माइक्रोफेरेड। मतलब हमें ऐसे सी इक्विवेलेंट कितने चाहिए होंगे? हमें चाहिए होंगे 2 करना है हमें इसे, तो हमें 12 ब्रांचेस चाहिए होंगे। 12 ब्रांचेस मतलब C/6 है एक ब्रांच, 1 ब्रांच। C/6 ऐसे कितने चाहिए हमें? 12 ब्रांचेस चाहिए। अब ऐसा नहीं कर सकते कि एक ब्रांच में 6 कैपेसिटर्स लगा दिए और नेक्स्ट ब्रांच में 1 लगाया, ये खराब हो जाएगा ना 1, क्योंकि ये 500 में ही खराब हो जाता है। तो स्टेप्स क्या होते हैं? स्टेप होता है कि पहले आपको देखना है कि वोल्टेज के लिए एक सीरीज में कितने लगाएंगे, एंड देन ब्रांचेस देखनी है पैरेलल कितने लगाएंगे। तो सीरीज में 6 लगाएंगे और पैरेलल में कितने लगाएंगे? 12 लगाएंगे। तो टोटल कैपेसिटर कितने हो गए? 6 × 12, 72 कैपेसिटर। समझ आया क्या ये? ओके, ये एग्जांपल सॉल्व करके बताएं हमें। इस एग्जांपल का आंसर आप लोग सॉल्व करके बताएं, देखिए आपको समझ आया या नहीं। ओके, वेरी गुड आशुतोष, करेक्ट आंसर। जोया इनकरेक्ट आंसर। नंदन करेक्ट आंसर, वेरी गुड। यार बाकी लोग भी सॉल्व करते रहे यार, जल्दी से सॉल्व करके बताएं।
गौरी करंजकर, ओके, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले थॉट होता है पोटेंशियल को बैलेंस करना है। तो आपको ये देखना है, आप लोग फील नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने क्वेश्चन ये बताया कि हमें सर्किट में रखना है। सोचो हमें 1000 वोल्ट रखना है, ठीक है। अगर आपने 3 कैपेसिटर लगा दिए तो क्या होगा, ये 300 शेयर करेगा, मैक्स कर सकता है, ये 300, ये 300। तो बेटा जब आप 1000 वोल्ट अप्लाई कर दोगे तो ये खराब हो जाएगा ना सर्किट, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है 900 वोल्ट की और आप दे रहे हैं इसे 1000 वोल्ट, तो ये खराब हो जाएगा ना सर्किट। तो इसका मतलब 3 कैपेसिटर नहीं, कितने लगाने पड़ेंगे, 4 कैपेसिटर लगाने पड़ेंगे। तो सब लोग कितना शेयर करेंगे, 250 करेंगे। किसी ने कहा थोड़े ना कि पूरा 300 ही यूज करना है, ये उसकी कैपेसिटी है कि वो 300 वोल्ट सस्टेन कर सकता है। बट 300 में 3 कैपेसिटर में काम नहीं चल रहा है, तो हमें 4 करना पड़ेगा। अब सी डैश कितना हो जाएगा, सी डैश हो जाएगा 1/4। अब हमें कितना चाहिए, हमें सी इक्विवेलेंट चाहिए 3। तो 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/4 में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो कितना आंसर आ जाएगा, 3। तो इसका मतलब आगे 4 कैपेसिटर है और ब्रांचेस कितनी होंगी, 12 ब्रांचेस होंगी। तो इसका मतलब टोटल कैपेसिटर कितने हो जाएंगे, 12 इंटू 4, 48 कैपेसिटर होंगे। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, बट आपको समझ आना चाहिए, फील आना चाहिए कि किस तरीके से हमें फाइंड करना है और डील करना है। चले 180 टू 185 बात करें। क्वेश्चन 181 टू 185। ओके, 186 टू 90। ओके, क्वेश्चन 188। 188। ओके, चले क्वेश्चन 187 187। ओके, चले बात करते हैं। आशुतोष, यू हैव एनी डाउट? सर 189। सर 189। ओके, चलिए बात करते हैं ये सारे क्वेश्चंस। 187 की बात करते हैं। सो 187 देखे, a slab of material dielectric K has the same area and plate as a parallel plate capacitor, but thickness उसका कम है। तो thickness एक different है, but is the separation of a plate. What is the new capacitance when the slab is introduced between the plate? Assume C naught is the original capacitor with the air. तो इसमें क्या पॉइंट था, मतलब इसमें तो कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। 3D/4 जितना थिकनेस का हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब के रख दिया है, और पहले क्या था, C नॉट था। तो मतलब ये तो क्वेश्चन ये हो गया ना कि C डैश जो होगा वो हो जाएगा C नॉट। C नॉट अभी नहीं लिखेंगे क्योंकि D कॉमन लेना बाकी है। एप्सिलॉन नॉट A बाई D माइनस कितना हो जाएगा, 3D/4, 3D/4 इंटू 1 माइनस 1/K, ये हो गया हमारा C। अब इसे हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन ले लें और बाकी सॉल्व कर देंगे। तो कितना हो जाएगा बाकी सॉल्विंग में, ये होगा 1/D, हमने कॉमन लिया 1 माइनस 3/4। तो 3/4 को अगर सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा, 3/4, 4 माइनस 3 मतलब 1/4, 1/4। और ये K क्या हो जाएगा, K हो जाएगा K माइनस 1/K। तो
तो इसका मतलब ये 4 ऊपर चला जाएगा और आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू 4k इंटू k माइनस 1। तो ये पैटर्न हो जाएगा। देखें इसमें हमें कोई भी पार्ट मिसिंग है, देखें क्या चल रहा है। 1 मिनट। A slab of material of dielectric K has the same area and plates of a parallel plate capacitor but has a thickness of 3d/4। एक स्लैब है 3d/4 का, where d is the separation between the plate. The new capacitor when the slab is introduced between the plates, assume that C0 is the original capacitance with the air। ओके, तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है। इसका जो आंसर आएगा वो ये रहेगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं। ओके गौरी, यही डाउट था या मतलब कुछ और रिलेटेड? आप भी ऐसे ही सॉल्व कर पाए थे आंसर? सर सर, नहीं, मेरा डाउट क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। मेरा डाउट था। ओके, तो कोई भी आंसर मैच कर रहा था या नहीं? आपने जैसे क्या वैसे फॉलो किए थे। ओके, 4k बाई k माइनस 1। क्या किसी ने इनमें से कोई आंसर निकाला क्या ऑप्शंस में से, जिसने ऑलरेडी सॉल्व किया, जिसका डाउट नहीं था? ABCD में से बी कोई? ऑप्शन जैसा मैच कर रहा था। ओके, बी ऑप्शन जैसा मैच कर रहा था। देखिए हमसे कैलकुलेशन में कुछ गलतियां तो नहीं हुई हैं। एक्चुअली नीचे होता है d माइनस टी प्लस टी बाई के, तो उससे हम माइनस कॉमन लेते हैं t, तो अंदर बचता है 1 माइनस 1 बाई के। सो 1 माइनस 1 बाई के, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे हमने लिखा था 3d। ओके सॉरी, सॉल्विंग एरर है, रुकिए थोड़ा सा, यहाँ पे सॉल्विंग एरर है आई गेस। हमें यहाँ पे जब d कॉमन लेंगे तो नीचे जो यहाँ पे सॉल्विंग आएगा ये आएगा 1 माइनस 3/4 ऑफ 1 माइनस 1 बाई के। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे k माइनस 1 बाई के। ओके, ये बनेगा। हमने थोड़ा जल्दी में गलत सॉल्व कर दिया आई गेस। तो अब इस तरीके से सॉल्व करें इसे, तो ये क्या हो जाएगा 4k यहाँ पर माइनस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3k एंड माइनस माइनस विल बिकम +3 डिवाइड बाई कितना आ गया 4k। 4k ऊपर जाएगा तो ये दिख गया C0 4k अपॉन 4 और 3 एक कैंसिल होगा, बचेगा k प्लस 3। ऐसा सेटअप आएगा। ओके, बी ऑप्शन एग्जैक्ट मैच कर रहा है। थोड़ा जल्दी में सॉल्विंग गलत हुआ क्योंकि वो 3/4 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ है ना, तो हम सेपरेटली 1 के साथ नहीं सॉल्व कर सकते, पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना रहेगा। तो थोड़ा सा यार ध्यान दो, मतलब सिंपल था क्वेश्चन, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ओके, तो एक एल्यूमिनियम फॉयल रखा हुआ है। व्हाट इज द न्यू कैपेसिटेंस इफ द फॉयल इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड? मतलब पहला है इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, मतलब कि ये कुछ डाई इलेक्ट्रिक या फिर कोई इंसुलेटर है, मतलब इसमें से चार्ज वगैरह इंड्यूस नहीं हो रहा है, ये मान के चलना है हमें। दूसरा क्या है, एंड द फॉयल इज कनेक्टेड टू द अपर प्लेट विद अ कनेक्टिंग वायर। मतलब कि पहला केस है कि ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटेड है, मतलब बीच में रखी है, और दूसरे केस में क्या कनेक्ट किया, ये वायर से कनेक्ट कर दिया है। तो अभी ही हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था ये चीज कि अगर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है मतलब कुछ कनेक्टेड नहीं है तो सी चेंज होता है क्या? नहीं चेंज होता। बट जब आप कनेक्ट कर दोगे तो ये कैपेसिटर तो हट जाएगा ना, क्योंकि वायर से कनेक्ट करो या फिर पूरा मेटल फिल कर दो, दोनों सेम बातें हो जाएंगी। तो ये वाला कैपेसिटर हट जाएगा, सिर्फ हमारा ये कैपेसिटेंस आएगा। और हमें पता है कि इसकी डिस्टेंस d/2 हो गई है, मतलब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 2C0 हो जाएगा। इसका मतलब ए पार्ट। ओके, तो ये पार्ट समझ में आया। ये प्रीवियस से रिलेटेड है, जो हमने एक क्वेश्चन अभी किया हुआ था। हमने क्या क्वेश्चन किया था, जिसमें अगर बीच में ऐसे कुछ रैंडम थिकनेस रख दे रहे हैं तो उससे कुछ भी चेंजेस नहीं पड़े, फर्क नहीं पड़े, और नहीं रखने के बाद हम देखें तो ऊपर वाला कैपेसिटर हट जाएगा और नीचे वाले कैपेसिटर की वैल्यू हम देखेंगे तो वो हो जाएगा 2C0।
ओके, चलिए बात करते हैं 189 की। 189 पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन है जिस पे one this resistor and this capacitor is connected across this. The time required for capacitor to get up to this much of voltage approximately कितना लगेगा, मतलब कि ये एक CR सर्किट है। देखें, एक C है और एक R है और एक बैटरी है। कितना 1.5 वोल्ट। अच्छा, इसे चार्ज कितना होना है? इसे चार्ज होना है 0.75 वोल्ट। तो याद रखो कितना 0.75 वोल्ट मतलब कितना चार्ज होना है Q/2। समझ आ रहा है कितना चार्ज होना है Q/2। तो कुछ याद है किसी को कि Q max/2, Q max मतलब कितना हो जाएगा? Q max हो जाएगा C इंटू V max। क्लियर, दैट इज दिस 1.5 वोल्ट। तो ये Q max/2 तक होना है, मतलब कितना चार्ज होना है? 50% चार्ज। तो किसी को याद है 50% चार्ज में हमने कितना टाइम निकाला हुआ था? कितना टाइम आएगा? हमने ये सॉल्व किया हुआ था 50% चार्ज के लिए, कितना आंसर आएगा? कोई बताए, किसी को याद है वैल्यू? किसी को याद नहीं है? LN2 वैल्यू आई थी। सर आपकी आवाज अटक रही है। हाँ सर, आवाज बहुत अटक रही है। ओके, अभी क्लियर है? अभी वॉइस ओके है? हाँ सर अभी क्लियर। हाँ सर। ओके, चलिए तो देख लेते हैं। ये एक आरसी सर्किट हो गया, समझ आया सबको? एक आरसी सर्किट है जिसमें हमें 50% चार्ज करना है। ये लॉजिक सबको समझ आया कि 50% चार्ज करना है। अच्छा, वन टाइम कांस्टेंट में कितने परसेंट चार्ज हो जाता है बताएं? 63.2। 63.2%। ओके, 63.2%। तो किसी को ये याद है कि 50% कितने टाइम कांस्टेंट में हो जाता है? 0.7। 0.7 के आसपास वैल्यू आती है, हमने उसमें डिस्कस भी किया हुआ था। सो एक्चुअली 0.693 आती है, मतलब 0.7 जितना कंसिडर कर सकते हैं। 0.7 ऑफ टाउ, टाइम कांस्टेंट। ओके, और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? R इंटू सी जितनी। तो आंसर होगा 0.7 टाइम्स ऑफ R इंटू सी। क्लियर? सो टी निकाल लेते हैं। टी कितना हो जाएगा? 0.7 इंटू R कितना है? 1.1 मेगा, मतलब मेगा मतलब 10 टू द पावर 6 इंटू कैपेसिटर है 10, तो ये दोनों हो जाएंगे क्या? 1। अच्छा, ये जो 0.7 है रियल में ये LN2 है। मैं आपको बताऊं ये एग्जैक्ट 0.7 नहीं है, एक्चुअली LN2 आता है, उसकी वैल्यू रखने से हमें ये वैल्यू आ जाती है। तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट LN2। एक बार हम देख लेते हैं। एक मिनट, मुझे लग रहा है मैंने इरेज कर दिया था ये वाला सेक्शन जो हमने परसेंटेज का डिस्कस किया था, 50% वाला। 50% का डिस्कशन हमने इरेज कर दिया था क्या? देख लेते हैं। ओके, 50% वाला हमने देख के सॉल्व करके फिर इरेज कर लिया था कि किस तरीके से हमें सॉल्विंग था, वो हम 50% निकाल सकते हैं। सो 50% अगर आप सॉल्व करेंगे तो LN2 उसकी वैल्यू आ जाती है। 50% के लिए LN2 हमने डिस्कस की थी। चलो, सो 50% के लिए LN2 वैल्यू आ जाएगी, वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन तो एक बार कराया हुआ था, क्या डाउट क्या था इसमें? मतलब काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। डाउट क्या था इसमें? सर हमने चार्ज हाफ के लिए निकाला था ना, तो फिर इसमें पोटेंशियल हाफ हो गया है ना। हाँ, सो Q इज इक्वल टू CV था ना। Q इज इक्वल टू होता है CV। तो अगर पोटेंशियल हाफ हुआ है, मतलब हाफ पोटेंशियल तक चार्ज करना है, मतलब हाफ चार्ज करना है ना, Q/2 तक ही चार्ज करना है। C को मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है ना, हम जस्ट वैल्यू देख रहे हैं, एक सेंस देख रहे हैं कि कितना 50% चार्ज करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके, क्योंकि टाउ जो है टाइम कांस्टेंट है वो है 1 सेकेंड, तो टाउ की कोई दिक्कत नहीं है, LN2 वैल्यू आ जाएगी।
ओके 190 to 95. 195. ओके 195. चले 195 डिस्कस कर लेते हैं। देखें 195 में क्या पूछा हुआ है। अगर हम बात करें तो पहले हमें ये एक सर्किट गिवन है, इस पे सारी वैल्यूज दी हैं और स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि S1 S2 क्लोज होगा तब पोटेंशियल क्या होगा। तो हमें पहले ये क्लियर होना चाहिए कि यार ये जीरो है और ये जीरो है, ये दो जीरो है, मतलब कि इट इज समथिंग लाइक कि ये कैपेसिटर है और जीरो जीरो को साथ में हम मान सकते हैं। सो ये एक कैपेसिटर है और ये दोनों जीरो जीरो है, इसलिए कनेक्टेड है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो पहले जीरो से यहाँ से कनेक्टेड के लिए, पहले कैपेसिटर के लिए यहाँ पर एक की लगी हुई है, यहाँ पे एक की लगी हुई है, इस टाइप कंसिडर कर सकते हैं। और एक की जीरो और इन दोनों के बीच में और एक की इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर S1 है, यहाँ पे S2 है, यहाँ पे S3 है, तीन कीज ऐसे लगी हुई हैं। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। विथ S1 एंड S2 क्लोज्ड V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 0। देखें S1 कितना है, S1 क्लोज किया है और S2 क्लोज किया है। सब लोग ध्यान दें, ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन बन गया, इसमें काफी सारी डिटेल्स हमें देखनी है। अगर S1 और S2 क्लोज कर दिया तो क्या V1 V2 जीरो होंगे या नहीं। तो S1 मतलब ये क्लोज और S2 मतलब ये क्लोज, क्या V जीरो हो जाएगा क्या। पता है आपका क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या लग रहा है आप लोग को कि V जीरो होगा या नहीं होगा। विद रीजन चाहिए हमें, पूरा डिस्कशन हमें रीजन के साथ चाहिए। ओके तो ये कुछ ऐसा सेटअप है कि ये दो कैपेसिटर है और S1 और S2 क्लोज किया, मतलब इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया है अर्थिंग। तो क्या बेटा बाउंड चार्ज चले जाएंगे क्या, नहीं, शेयरिंग हो ही नहीं रही है, बाउंड चार्ज रहेंगे ही रहेंगे। तो दोनों का V जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैपेसिटर में तो हम इस तरीके से ग्राउंडिंग तो करते ही है ना। तो ये तो क्वेश्चन S1 S2 को ज्वाइन करना मतलब दोनों जीरो होंगे ही नहीं, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। बी बात करते हैं S1 एंड S3 क्लोज्ड, तब क्या होगा। S1 और S3 क्लोज्ड है, तो इसका मतलब ये है कि ये S1 और S3 क्लोज हो गया है, तो मतलब ये जीरो से कनेक्टेड नहीं है, इसका हमें कनेक्शन नहीं पता है। ये जीरो से कनेक्टेड है और ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, ये अननोन है, ये पॉइंट अभी अननोन है। तो ये तो एक पूरा सर्किट बन गया ना, तो इसका मतलब ये लोग चार्ज आराम से यूज कर सकते हैं। तो इसका चार्ज कितना है, V1 का 30 वोल्ट और ये कितना चार्ज है 20 वोल्ट। अब क्या इन पे कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन काम करेगा क्या, नहीं। क्यों, ये सिंपली ऐसे रखे रहेंगे। क्यों ऐसे रखे रहेंगे, क्योंकि इन पे कनेक्शन नहीं है अभी कि ये शेयर कर सके अपना चार्जेस। तो ये भी 30 वोल्ट मेंटेन रखेगा, ये भी 20 वोल्ट मेंटेन रखेगा, चार्ज कहीं डिस्चार्ज नहीं हो रहा है। ओके तो इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, विद S1 क्लोज्ड V1 इज दिस V2 इज दिस। S1 क्लोज मतलब पहला वाला क्लोज कर रहे हैं सिर्फ, तो ये वाली वायर है ही नहीं, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। आंसर कितना रहना चाहिए था, 30 वोल्ट ही रहना चाहिए था। फिर बात करते हैं, ये गलत ही हो जाएगा। S3 बात करते हैं, S3 क्लोज्ड V1 इज V2 माइनस 25। S3 क्लोज्ड मतलब इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया है, तो बेटा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो अगर हमने इन दोनों को ऐसे ज्वाइन भी कर दिया है बट हमने सर्किट नहीं कंप्लीट किया हुआ है, तो कोई मतलब नहीं है, अभी भी दोनों सेम मेंटेन रहेंगे, 30 एंड 20, कोई चेंजेस नहीं होगा। ओके तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे। कुछ डाउट है इसमें तो पूछें। चले तो 196 टू 200 बताएं, कोई डाउट टिल 200। ओके 200 टू 205, कोई डाउट। ओके 205 टू 210, कोई डाउट।
207. 207, okay. 207, ओके। और कोई डाउट यहाँ तक अप टू 210? कोई डाउट? चलिए 210 डिस्कस कर लेते हैं। 207, a radioactive source in the form of a metal sphere of diameter this। so एक रेडियोएक्टिव सोर्स है एक स्फीयर के फॉर्मेट में जिसका डायमीटर ये बीटा पार्टिकल एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ दिस पार्टिकल पर सेकंड। इफ द सोर्स इज electrical insulated, how long it will take for its potential to rise 1 volt, assuming that 80% of emitted beta particle escape from the source। ओके तो यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा एकदम अलग ही टाइप में है। ये देखिए क्या हो रहा है। ये एक स्फीयर है कुछ, हमारे पास इसका डायमीटर गिवन है, मतलब मान लेंगे रेडियस हमें पता है। अभी क्या है कि ये एमिट कर रहा है कांस्टेंट रेट से इतने पार्टिकल पर सेकेंड। तो बीटा पार्टिकल मतलब क्या होता है? बीटा पार्टिकल है मतलब इलेक्ट्रॉन। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा तो मतलब इसका चार्ज क्या होता जाएगा? चार्ज कम होता जाएगा। आगे पढ़ें। इफ द सोर्स इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड, हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर its potential to rise by 1 volt, assuming that 80% of the beta particle escape from the surface। तो इसका मतलब ये है कि इसका पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा, पॉजिटिव क्यूब बढ़ रहा होगा, तो इसका मतलब पोटेंशियल भी बढ़ रहा होगा। पोटेंशियल हमें पता है कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ये हो जाता है पोटेंशियल। अब हमें पता है कि 80% जो है वो सरफेस से बाहर जा रहे हैं 80%, तो इसका 80% चार्ज हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हम टाइम सिंपली निकाल सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जाते हैं तो हमें टाइम कितना लगेगा। क्लियर? तो रेट क्या है? रेट है लेट्स से मान लेते हैं हम टाइम टेकन टी है। सो टाइम यूज्ड जो है वो है टी टाइम यूज होगा। तो टी टाइम में देखो कितने चार्ज चले जाएंगे। सो हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻10 इंटू टी, इतने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन मतलब कि चार्ज आपको लिखना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सो हो जाएगा 1.6 इंटू 6.25 इंटू 10⁻−10 इंटू 19, मतलब कितना बचेगा? -9 इंटू टी। ये हमें क्यू की वैल्यू पता चल गई। क्यू की वैल्यू रख दे, वी की वैल्यू क्या रख देंगे? 1 वोल्ट का चेंज आया हुआ है, वहां से टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें कुछ डाउट है? बताएं, समझ में आया क्या करना है? इनडायरेक्टली बस ये रिलेट किया है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है मतलब उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा होगा, मतलब पोटेंशियल बढ़ रहा होगा उसका, और बस वो चेंज इन चार्ज को पोटेंशियल चेंज से इक्वेट कर देना है आपको। तो फिर उस 80% को कैसे यूज करेंगे? 80% चार्ज यूज करना है ना, यहाँ पे भी मैंने बताया क्या यूज करना है। ये क्यू का 80% ही यूज करना है, क्योंकि जो अंदर से जा रहे हैं उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि सरफेस वाले चार्ज का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं ना ये। सो क्यू का 80% पार्ट हम यूज करेंगे। चले 210 to 215 बोलें। 210 to 215। टू 16 to 220। ओके 220 to 225। 225 to 230। ओके 225 क्वेश्चन ही है, 225 क्वेश्चन ही है। ओके तो टिल 225 किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो यार। अप टू 225 किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लें।
पक्का किसी को कुछ डाउट नहीं है? तो कैपेसिटर का पार्ट हम कंप्लीट समझते हैं। कैपेसिटर के बाद हमें जो डिस्कस करना होगा, मैं इसी में से बात करता हूँ, शीट में से ही। कैपेसिटर के बाद अगर हम स्टार्ट करेंगे तो फ्लक्स स्टार्ट करेंगे। सो शीट में क्वेश्चन 1 to 50 जो आपको क्वेश्चंस दिए हैं वो फ्लक्स रिलेटेड दिए हुए, इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड दिए हुए, पोटेंशियल रिलेटेड दिए हुए हैं, तो वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डेंसिटी और फ्लक्स के बारे में। तो आपको 1 to 50 तक ये सॉल्व कर लेना है और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक भी सॉल्व कर लेना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चन, गॉस थ्योरम से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। पहले 1 to 50 इसके करना है, फिर जो दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक की शीट थी उसकी भी सॉल्विंग कर लेना है, उसका भी डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। जो इस टेस्ट का, इस संडे वाले टेस्ट का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके देन, फिर आज का डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। किसी को कुछ डाउट सेपरेट रहता है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके देन, गुड बाय एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, बाय। बाय बाय Bye, sir. गुड बाय एवरीवन। Bye, sir.